Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका जो टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का टॉपिक आपका चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको मांग की लोच का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का महत्व बताएंगे। इससे पहले आपको हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक क्लियर कराए हैं, या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है मांग की लोच होता क्या है, पहले आपको बता चुका हूँ मैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड तो हमें ये बताता है कि गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती है। यानी कि जब किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और जब किसी भी वस्तु का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता है कि कितना परिवर्तन होता है डिमांड में, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है डिमांड में। ये हमें मांग की लोच बताती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि किसी भी वस्तु के प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। ये आपको पता होना चाहिए महत्व समझने से पहले। तो देखिए मांग की लोच का महत्व का पहला पॉइंट है मूल्य निर्धारण में महत्व। देखिए मांग की लोच की हेल्प से हम किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। जो आपके उत्पादनकर्ता होते हैं वे मांग की लोच का एनालिसिस करके किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं। यानी कि जहाँ पर डिमांड अधिक होती है वहाँ पर प्राइस फिक्स रखा जाता है, वहाँ पर मूल्य को बढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि यदि हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड वहाँ पर घटने की संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार से जहाँ डिमांड अधिक होती है वहाँ पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया कम जाता है, कम अनुपात में बढ़ाया जाता है। लेकिन जहाँ पर डिमांड कम होती है वहाँ पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इस चीज़ का पता हम मांग की लोच से पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में प्रोडक्ट की डिमांड अधिक है और किस क्षेत्र में प्रोडक्ट की डिमांड कम है। देखिए वितरण के क्षेत्र में मांग की लोच से हम जब देखिए कोई भी हम उत्पादन कर लेते हैं तो जो उत्पादन करते हैं उसके कुछ ना कुछ साधन होते हैं उत्पादन करने के। जैसे आपने देखा होगा एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो उसके लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, लैंड, ठीक है, और पानी, मशीनरी की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन करने के साधन होते हैं। तो हमें प्रोडक्शन के साधनों को किस प्रकार से उत्पादन में वितरण करना है, किस अनुपात में वितरण करना है, इस चीज़ का एनालिसिस भी हम मांग की लोच की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के लिए महत्व। देखिए स्टूडेंट, मांग की लोच की सहायता से सरकार भी टैक्स का निर्धारण करती है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। देखिए जिन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है उन वस्तुओं पर टैक्स कम लगाया जाता है, और जिन वस्तुओं की डिमांड कम होती है उन वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगाया जाता है। ओके, क्योंकि अगर सरकार जिन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है उन पर टैक्स अधिक लगा दे तो वहाँ पर उन वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसलिए मांग की लोच की सहायता से हम टैक्स का निर्धारण करते हैं। सरकार टैक्स का निर्धारण करती है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाना है। भाड़ा निश्चित करने में सहायक। देखिए मांग की लोच हेल्पफुल रहती है कि हमें किसी भी जो यातायात के साधन होते हैं, हम अपने उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो भी हमारे बिजनेस होते हैं, कंपनी होती हैं, वो प्रोडक्शन करती हैं, उस प्रोडक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। या कंपनी को रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है तो रॉ मटेरियल्स भी दूसरी स्थान से मंगाया जाता है। दूसरे स्थान से मंगाने पर
उसका कुछ ना कुछ भाड़ा लगता है, क्योंकि जो भी यातायात के साधन होते हैं वो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ भाड़े के रूप में पे करना होता है, राइट। तो इस प्रकार से मांग की लोच से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें किन वस्तुओं पर या किस मटेरियल पर कितना भाड़ा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में महत्व। देखिए स्टूडेंट, मांग की लोच से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारे देश में जो आयातित वस्तुएं होती हैं, जिन वस्तुओं को हम आयात करते हैं दूसरे देश से, जिनकी डिमांड अधिक होती है, तो उन पर टैक्स का निर्धारण कम किया जाता है, क्योंकि हमारे देश के हाथ में है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अधिक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स का जो निर्धारण है वो कम होगा। तो जो भी हम अपने देश में जिन प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कम लगाया जाता है, क्योंकि यदि हम उस पर टैक्स अधिक लगाएंगे तो वो वस्तु और महंगी हो जाएगी। इस प्रकार से जो इंपोर्टेड वस्तु होती हैं, मांग की लोच की सहायता से उन पर टैक्स का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उत्पादन का निर्णय। देखिए एक उत्पादनकर्ता जो होता है वो वस्तुओं का उत्पादन करता है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम होती है कि किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ओके, जैसे सपोज करो आप उत्पादन करता हो, आप किसी भी वस्तु को बनाते हो, तो आपके सामने एक समस्या होगी कि आप कितनी वस्तु का उत्पादन करोगे। फॉर एग्जांपल आप पेन का उत्पादन करते हो, आप पेन बनाने का काम करते हो, आपका एक बिजनेस है जहाँ पर पेन बनते हैं, तो आपके सामने एक समस्या आएगी कि हम कितने पेनों का प्रोडक्शन करें जिससे कि वो आसानी से सेल हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का पता हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से लगाते हैं, मांग की लोच से लगाते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में, या हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पेन का प्राइस है उस प्राइस पर हमारी कितनी सेल हो सकती है। ठीक है, यदि हम प्राइस बढ़ा दें तब हमारी सेल क्या होगी, यदि प्राइस कम कर दें तो हमारी सेल क्या होगी। तो इस चीज़ का हम मांग की लोच से पता लगाते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, वो कितनी मात्रा में हो सकती है। तो प्राइस चेंज करने से उस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है कर का भार। कर का भार यानी कि टैक्स हम किस पर लगाएं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब गवर्नमेंट को टैक्स जो पे करेगा वो दो ही पार्टी होती है, या तो आपका कंज्यूमर जो वस्तु का उपभोग करता है वो टैक्स का पेमेंट करेगा, या फिर उत्पादनकर्ता जो वस्तु को बनाता है वो टैक्स का निर्धारण करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जहाँ जिन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है, ऐसे इस प्रकार की वस्तुओं का जो टैक्स का पेमेंट है उसे उत्पादनकर्ता करता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर टैक्स कम होता है। जहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड अधिक है, तो ऐसे वस्तुओं का जो टैक्स पेमेंट जो उत्पादनकर्ता होता है, जो वस्तुओं को बनाता है, या जो बिजनेसमैन है वो टैक्स का पेमेंट करता है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स कम होता है और टैक्स कम होने की वजह से उत्पादनकर्ता स्वयं उसका टैक्स का पेमेंट करता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट में डिमांड कम होती है उनका टैक्स का भुगतान कंज्यूमर यानी कि उपभोगकर्ता, जो उपभोग करता है वस्तुओं को, वो उनका टैक्स का पेमेंट करता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का जो टैक्स होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जो डायरेक्ट कंज्यूमर होता है, जो आपका वस्तु को उपयोग करता है, जो वस्तु को यूज करता है, वह व्यक्ति टैक्स का पेमेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी मांग के लोच का महत्व आपकी बुक में जो मांग के लोच का टॉपिक है उसी में आपको ये मिल जाएगा। और ये पॉइंट्स, ये जो मैंने आपको समझाए हेडिंग बाय हेडिंग, आप इनको बुक से नोट करेंगे और बुक में से एक बार इनको पढ़ेंगे। सभी को पढ़ने के बाद अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट करेंगे, राइट। बाकी नेक्स्ट
जो टॉपिक होगा आपको वो कल नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ओके।